देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेहद खास है। एक बार फिर हम गजा पर बात करने जा रहे हैं। वो गजा जो खंडर बन चुका है, जहां इंसानियत को मारा जा रहा है, जहां हर तरफ तबाही का मंजर है, भयावह स्थिति है। गजा एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक चीख बन चुका है। दोस्तों, इंसानियत की चीख। अगस्त 2025 के शुरुआत तक जो कुछ भी गजा में हुआ है वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। दोस्तों, 10 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब इजराइल ने आत्मरक्षा के नाम पर गजा पर जो युद्ध थोपा, वो अब तक 42,000 से ज्यादा हवाई हमलों तक पहुंच चुका है, कई जिंदगियों को लील चुका है। ये हमले सिर्फ हमास के ठिकानों पर नहीं हुए दोस्तों, बल्कि स्कूल, मस्जिदें, अस्पताल, प्रेस ऑफिस, एम्बुलेंस, यहां तक कि जो शरणार्थी कैंप है उनको भी तबाही का निशाना बनाया गया। वहां पर भी तबाही का मंजर। इन्होंने क्या बिगाड़ा था? इजराइल की इस कार्रवाई को अगर देखा जाए तो इस कार्रवाई में अब तक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मासूम बच्चों और महिलाओं की संख्या बताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र, WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाएं यहां तक बता चुकी है या यहां तक कह चुकी है कि गजा अब रहने लायक जगह नहीं बची है। तो आज इसी भयावह मंजर के बीच हमारी ये चर्चा जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधा हमसे यानी देश लाइव से जुड़ सकते हैं, ताकि ये जो संवाद है वो उसमें कोई रुकावट ना आए और यूं ही आपके साथ चलता रहे। तो चलिए आज के विषय पर फिर से लौटते हैं। गजा की बात हो रही है। गजा की आबादी की अगर बात करें तो अब छतों से नहीं मलबों से झांकते हो। उन मलबों के नीचे सिर्फ शव नहीं बल्कि सपने दफन हो चुके हैं। जिन अस्पतालों में जख्मों को भरा जाना था वहां अब खून की धार बहती है, नदियां बहती हैं। बच्चों के स्कूल अब कब्रगाहों में बदल चुके हैं। और इन सब के बीच जब अमेरिका इजराइल को $14 बिलियन की और मिलिट्री सहायता देता है तो सवाल उठता है कि क्या ये युद्ध नहीं बल्कि एक प्रायोजित नरसंहार है। पश्चिमी देश जो मानव अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी आंखें मूंद रखी है। जब यूक्रेन पर हमला हुआ था तब इन्हीं देशों ने रूस को क्रूरता का प्रतीक बना दिया था, क्रूरता का। पर जब वही क्रूरता इजराइल कर रहा है तब वही देश उसे आत्मरक्षा बता रहे हैं। क्या मानव अधिकारों की परिभाषा भी अब धर्म और जाति पर निर्भर हो गई है? क्योंकि दिखाई तो यही पड़ता है, महसूस तो यही हो रहा है दोस्तों। और सबसे ज्यादा अफसोसजनक अगर कहा जाए तो वो भूमिका संयुक्त राष्ट्र की रही है, जिसने कई बार सीज़फायर प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे खारिज करवा दिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अब यह संस्था सिर्फ रिपोर्ट छापने और मृतकों की संख्या गिनने तक सीमित रह गई है? क्या कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से? उधर अरब देशों की बात करें जिनसे उम्मा को उम्मीदें थी, उनकी चुप्पी भी और ज्यादा दर्दनाक है और ज्यादा खतरनाक है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों ने महज प्रेस विज्ञप्तियां जारी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। और दोस्तों, इनकी चुप्पियों को देखकर, जो मौन साधा हुआ है, इसको देखकर यह साफ लगता है, यह साफ झलकता है कि अब पेट्रो डॉलर हथियारों की डील, अमेरिका से संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इस्लामी एकता या इंसानियत के। ईरान ने जरूर एक आक्रामक रुख अपनाया हुआ है और चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो यह युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को लपेटे में ले सकता है। हिजबुल्लाह, हूती और इराक के कई ग्रुप अब सीधे तौर पर इस युद्ध में सक्रिय हो चुके हैं। सीमाओं पर ड्रोन हमले, रॉकेट फायरिंग और छिटपुट संघर्ष अब बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हम सब वाकिफ हैं, जिससे यह स्पष्ट भी हो रहा है दोस्तों कि यह एक क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।
इस पूरे प्रकरण में तुर्की, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों ने खुलकर इजराइल की आलोचना की है, लेकिन उनका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सीमित है, बहुत छोटा इसको कहा जा सकता है। और अब आते हैं भारत पर, यानी अपने देश पर। भारत की स्थिति इस पूरे मामले में थोड़ी रणनीतिक और संतुलित रही है, बैलेंस जिसे हम कहते हैं। शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 में इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का जिक्र किया इस ट्वीट में। लेकिन गजा में निर्दोष नागरिकों की मौत पर भारत सरकार की तरफ से कोई सीधी आलोचना नहीं की गई, कोई आलोचना नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कई बार तटस्थ रुख जो है वो अपनाया है, जिसका अर्थ है ना इजराइल के पक्ष में वोट, ना विरोध में। भारत का समाज भी दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त दोस्तों। एक वर्ग खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, जिसे वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं। वहीं दूसरा वर्ग फलस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है और लगातार गजा में हो रहे जनसंहार की निंदा कर रहा है। हालांकि इन लोगों पर कार्रवाई होती है अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, और मैंने आपको बताया था मुंबई हाईकोर्ट का किस तरह से रुख देखने को मिला था। तो स्थिति इस तरह से है, आप देख सकते हैं, दो हिस्सों में बटी हुई है। मीडिया की भूमिका की बात करें तो इस पूरे युद्ध में एकदम नंगी हो गई मीडिया। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया संस्थानों ने इस पूरे संघर्ष को हमास बनाम इजराइल की लड़ाई बना दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये एक सशस्त्र देश की तरफ से एक बंद कैंप पर किए जा रहे एक तरफा हमले की कहानी है। भारत का मीडिया भी इससे अलग नहीं है दोस्तों। गोदी मीडिया ने या तो इस संघर्ष को नजरअंदाज किया या फिर इसे आतंकवाद के खिलाफ जंग के रूप में पेश किया। जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए एंकर जब स्टूडियो में बैठकर, जी हां, एसी स्टूडियो में बैठकर इजराइल के पक्ष में बयान देते हैं, तब पत्रकारिता शर्मसार होती है। सुन लीजिए गोदी मीडिया, इंसानियत की बात कीजिए, समाज को सच का आईना दिखाइए। सोशल मीडिया ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है दोस्तों जहां सच्चाई अभी भी बची हुई है, और उसमें एक नाम देश लाइव भी है। जुरान ममदानी जैसे एक्टिविस्ट, बेल्जियम की संसद में भाषण देने वाली महिला सांसद और दुनिया भर के यूथ लीडर इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं सोशल मीडिया के साथ साथ। वायरल वीडियो, ग्राउंड रिपोर्ट और नागरिक पत्रकारों की जो मेहनत के कारण आज गजा की जो त्रासदी है वो विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन सकी है। और अब हमारे देश के लोग भी इस सच्चाई को समझ रहे हैं। यही हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा ट्रेंड बदला है। जब लाखों की संख्या में लोग मरते हैं और दुनिया उनके लिए बस ट्वीट करती है, तब सवाल ये नहीं होता कि सत्ता क्या कर रही है। सवाल ये होता है दोस्तों कि आप जो लोग हैं, हम सब चुप क्यों हैं। तो गजा में इस समय एक सांस भारी हो चुकी है दोस्तों। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि 85% मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बच्चों को ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया किया जा रहा है। मरीजों को जमीन पर लिटाकर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए जा रहे हैं। पीने के पानी में सीवेज मिल चुका है। आप स्थिति देखिए, पीने का पानी और खाने को महज सूखी ब्रेड या चावल भी उपलब्ध नहीं है। ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक सदी का सबसे क्रूर नरसंहार, जिस पर हम सब चुप बैठे हुए हैं। लेकिन देश लाइव तो अब चुप नहीं बैठेगा। देश लाइव मुद्दा उठाएगा, बात करेगा और आपकी भी आवाज बुलंद करेगा। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ एक दर्शक बनकर ना बैठे दोस्तों। अगर आज गजा में हम चुप हैं, तो कल कश्मीर, मणिपुर, यूक्रेन और सूडान में जब यही बर्बरता होगी, तब हमारा रोना भी देर हो जाएगा। हमें सरकारों से सवाल करना होगा दोस्तों, अपने मीडिया से ईमानदारी की मांग करनी होगी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जवाबदेही। इंसानियत धर्म से ऊपर है, जाति से ऊपर है और राजनीति से भी ऊपर है, जो इस वक्त इस युद्ध में कहीं ना कहीं की जा रही है। फलस्तीनी के लिए बोलने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंसान होना काफी है। तो आप बताइए कि आप इंसान हैं या फिर धर्म के आधार पर बटे हुए लोग। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाती हूं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।